तो चलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जाना क्या कि बायोलॉजी में पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, इन सभी चीजों के बारे में जान लिया अच्छे से। अब हम लोग जानेंगे क्या कि न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है। ठीक है, तो पोषण को परिभाषित करते हैं अपनी भाषा में कि शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों द्वारा होने वाली प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। ठीक है, कि शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों द्वारा, मतलब जितने भी हमारे शरीर के लिए क्या है आवश्यक है पोषक पदार्थ, उनके द्वारा जो क्रिया होगी वही कहलाएगी क्या, पोषण। फिर कहता है कि पोषक पदार्थ क्या होते हैं, जो अभी हम लोगों ने जाना क्या कि पोषक पदार्थों द्वारा होने वाली जो, तो वो पोषक पदार्थ होते क्या है, तो बताना है कि शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए हमें जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वे सभी पोषक पदार्थ कहलाते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए जिन भी पदार्थों की आवश्यकता होगी वो कहलाएंगे क्या, पोषक पदार्थ। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर वसा, फिर विटामिन और खनिज, ये सभी जब हमारे शरीर में आ जाएंगे, खा लेंगे, जब भोजन करेंगे तो ये सभी मिल जाएंगे हम लोगों को। ठीक है, जैसे क्या है कि कार्बोहाइड्रेट हमको रोटी से मिल जाएगा, गेहूं से मिल जाएगा, चावल, आलू, इन सभी चीजों से क्या मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन किसमें मिल जाएगा, आलू में। क्यों, क्योंकि आलू सबसे सस्ती सब्जी होती है, आलू सबसे सस्ती सब्जी होती है। ठीक है, और उसमें सभी पोषक पदार्थ मिल जाते हैं। ठीक है, तो आगे फिर क्या कहता है, वसा। तो वसा हमें सभी तैलीय चीजों में मिलती है, जितने भी हम लोग खाते हैं तैलीय चीजें, कि पकौड़ा हो गया, समोसा हो गया, है ना, तो इन सभी चीजों में क्या मिलता है, वसा। फिर कहता है विटामिन। तो विटामिन भी हम लोगों को बहुत सारे क्या है कि आंवला हो गया, संतरा हो गया, इन सब में क्या है विटामिन सब मिल जाता है। और खनिज, साफ है साफ कि खनिज क्या होता है, नमक उमक जैसे पदार्थ हो गए, आयोडीन वायोडीन, ये सब खनिज हो गए। फिर कहता है कि भोजन और पोषण के कार्य बताओ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह देगा कि भोजन एवं पोषण के कार्य बताओ। तो बताना है कि पहला कि ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, कि ऊर्जा स्रोत क्या है, तो बताना है कि जैसे कि साइकिल चलाना, क्या करना, साइकिल चलाना, पैदल चलना तथा तैरना, ये सभी क्या होंगे, ये सभी चीजों में हम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। होता है ना कि जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, एक बार कि ऊर्जा की मात्रा खत्म होती रहती है धीरे धीरे, और एक टाइम आता है कि हमको ये लगता है कि यार थोड़ा आराम कर ले, है ना। तो उस तरीके से क्या है कि फिर दूसरा कि पैदल चलना, पैदल भी चलना है, कितनी दूर तक चलेंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, बट क्या होगा कि एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसी दूरी आएगी जिसमें क्या हो जाएगा, एकदम थक जाएंगे हम लोग कि अब नहीं आगे चला जाएगा भैया, अब चाहे जो हो जाए, है ना। तो इस तरीके से। और तैरना, तैरने में भी क्या होता है कि तैरे बाहर दे रहे, तैरे बाहर दे रहे, तो क्या होता है एक बार ऐसा भी आता है कि थक जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग होते हैं कि जो नहीं थकते भैया, है ना। लेकिन तैरने में ऐसा होता है, इन सब चीजों में नहीं। अभी हम ही है जैसे, है ना, कि अभी हम क्या रहे हैं कि आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ से, है ना, लेकिन क्या है कि हमको बार बार बोलते बोलते क्या हो जाएगा कि हमको भी ऊर्जा धीरे धीरे हमारी भी क्या होती रहेगी, खत्म होती रहेगी, जिससे क्या हो जाएंगे, हम भी ढीले होते चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या है, पढ़ना है। कहता है कि शारीरिक वृद्धि क्या होती है। ठीक है, कि शारीरिक वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो पहला कि नए जीव द्रव्य का निर्माण होना। ठीक है, कि जब हम लोग भोजन करेंगे तो हमको नए जीव द्रव्य का निर्माण होगा। दूसरा कि शरीर में ये पहले जाए तो कोशिकीय अवयवों का निर्माण होगा। कोशिकीय अवयव ये होते हैं, ठीक है, कि कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, लाइसोसोम और बहुत सारा। तो इन सभी चीजों को ही क्या कहते हैं, कोशिका के अवयव या कोशिका के कोशिकांग। ठीक है, तो फिर जाने आगे तो कहता है शरीर में टूट फूट अंगों की मरम्मत। ठीक है, तो चलो जाने। तो कहता है क्या कि कोशिका व ऊतकों के अंगों की मरम्मत हेतु भोजन बहुत जरूरी है। ठीक है बबुआ, क्या कह रहा कि कोशिका व ऊतकों के अंगों की मरम्मत हेतु भोजन करना बहुत ही जरूरी है। जो सोचता नहीं है, देखो क्या होता है स्कूल पहुंचे तो अब नहीं खाना खाएंगे, खाना खाएंगे नहीं, काहे कि चाट चाउमीन में ज्यादा लग गया है ना मन, तो इसलिए अब चाट चाउमीन में कम करो, इसमें लगाओ भोजन में। फिर कहता है कि रोगों से प्रतिरोधकता, रोगों से प्रतिरोधकता। अब रोगों से प्रतिरोधकता क्या है तो जाने थोड़ा सा। जैसे हम लोगों के शरीर में क्या होता है कि कोई भी रोगाणु आ जाता है तो उससे लड़ने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए जो उससे लड़ सके,
होता है नहीं कि बुखार आ गया, जुकाम आ गया, सर्दी हो गई, तो इन सभी चीजों से क्या होता है कि हम लोगों को लड़ने के लिए हमारा शरीर तैयार रहता है। होता है कि 2-3 दिन में हमारा शरीर रिकवर कर लेता है। तो ऐसा कैसे? क्योंकि हमारे शरीर में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है बबुआ? तो चलो जाने, तो इसी को कहते हैं क्या कि रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए शरीर क्या कहता है कि यह शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, कि रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करता है कौन? भोजन। और भोजन करेंगे तो वही क्या कहलाएगा? पोषक, क्योंकि भोजन में ही हमको सभी पोषक पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, फिर कहता है क्या कि पांचवा कि नियमागत, ठीक है, नियमागत पदार्थ। तो चलो जाने नियमागत पदार्थ क्या है। तो भोजन परोक्ष रूप से प्रजनन में भी सहायक होता है। भोजन, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या कह रहा है कि भोजन परोक्ष रूप से प्रजनन में भी सहायक होता है। तो कैसे? इसको थोड़ा सा जाने। बहुत गर्मी है हो, तो जाने आगे। कहता है कि भोजन परोक्ष रूप से प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। दूसरा कि यह जनन संरचनाओं का भी क्या करता है? निर्माण करता है। जनन संरचनाओं का भी निर्माण करता है। आगे हम लोग जब अपना पढ़ेंगे इसमें से तीसरा चैप्टर है ना, कि जिसका नाम क्या है कि जीव जनन कैसे करते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जनन क्या होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है, युग्मक क्या होते हैं, युग्मनज क्या होते हैं, जाइगोट क्या होता है, सब पूरा उसमें पढ़ेंगे। अभी हम लोग इतने के लिए ही जाने कि होते क्या। तो अब हम लोगों ने जान लिया कि पोषण होता क्या है। आगे हम लोग जानेंगे कि ये जो पोषक पदार्थ हैं इनको एक एक करके जानेंगे। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में शर्करा कहते हैं, है ना, ये स्वाद में मीठे होते हैं। तो ये सब चीजें बहुत सारा पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं, वसा के कितने प्रकार होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये सब चीजें हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, तब तक के लिए लिख लीजिए आप इसको। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जाना था कि पोषण क्या होता है ना। अब हम लोग जानेंगे कि पोषण के प्रकार क्या होते हैं। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कहता है कि पहला है स्वपोषण। क्या है? स्वपोषण। और दूसरा विषम पोषी पोषण। ठीक है, एक क्या है? स्वपोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण। तो चलो जाने इसके बारे में। तो स्वपोषी क्या कह रहा है? स्वपोषी। स्वपोषी मतलब ये हो जाता है क्या? स्वयं, है ना, क्या करना? स्वयं, मतलब स्वयं के द्वारा किया गया पोषण क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण। तो आगे जाने इसके बारे में। तो इसको एक हम लोग ले लेते हैं सबसे पहला स्वपोषी पोषण। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण। इसके बारे में जाने थोड़ा सा। तो कहता है कि स्वपोषी क्या कह रहा है कि स्वपोषी का अर्थ, ठीक है, स्वपोषी का अर्थ है स्वतः। स्वतः मतलब स्वयं, स्वतः मतलब स्वयं द्वारा। ठीक है, तो स्वयं द्वारा करने वाला, ठीक है, स्वयं पोषण करने वाला या स्वयं द्वारा पोषण करने वाला ही क्या कहलाएगा? स्वपोषी। फिर कहता है कि इसी के बारे में थोड़ा सा, है ना, कि इसकी परिभाषा टाइप कह देता है कि इस परिभाषा बताओ थोड़ा कि स्वपोषी पोषण क्या होता है ना। तो बताना है कि वह पोषण जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं द्वारा करता है। ठीक है, किसके द्वारा? अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों से किसको? कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। कौन सा? अब देखो अकार्बनिक पदार्थ जो होंगे वो कैसे रहेंगे? जटिल, मतलब एकदम कठोर रहेंगे। ठीक है, और जो कार्बनिक पदार्थ में बदलेगा, मतलब अकार्बनिक पदार्थ जब कार्बनिक पदार्थ में बदलेगा तो कैसा हो जाएगा? सरल, है ना। एक हिसाब से इसको क्या कह सकते हैं कि जीव क्या कहता है? सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थ भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। चलो आगे जाने। फिर कहता है यह एक उपचयी क्रिया। क्या है? यह एक उपचयी क्रिया। तो इसी के आगे हम लोग जानेंगे कि क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एक उपचय और एक होता है अपचय। ठीक है, जिसको कहते हैं एनाबोलिक और कैटाबोलिक, और दोनों को जब मिला देते हैं तो कहलाता है मेटाबोलिक। ठीक है, तो आगे जाने।
तो इसमें कहता है क्या कि यह एक उपचयी क्रिया है, यह एक उपचयी क्रिया होती है। अब आगे जाने कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, क्या प्रकाश संश्लेषण क्या है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं, फिर आगे चलें। जल्दी से लिख लीजिए इसको पूरा, फिर आप समझाते हैं। तो चलो आगे जाने कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। देखो अब जाने कि कोई भी यदि पूछेगा कि स्वयं द्वारा क्रियाएं किसमें होती है, कि जो स्वयं ही भोजन बनाता है, स्वयं ही सब कुछ क्रियाएं करता है, ठीक है, तो वह नाम आता है पेड़ पौधे। कौन करते हैं? पेड़ पौधे स्वयं सब कुछ क्रियाएं करते हैं। तो पेड़ पौधों में एक क्रिया होती है जिसका नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाने की क्या होता है, तो कहता है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सरल अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके, इसका सरल कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके इन्हें क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने यहां जाना ना कि स्वपोषण है ना, अभी हम लोग क्या जाना कि स्वयं द्वारा कितने जो भी क्रियाएं होंगी वो किसमें होगी? पेड़ पौधों में। और पेड़ पौधों में क्या हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण, यानी स्वयं, तो वही क्या कहलाएगा? स्वकोशी, है ना। तो स्वकोशी का मतलब भी अभी हम लोगों ने क्या जाना, स्वतः। उसी तरीके से प्रकाश संश्लेषण में यानी स्वयं द्वारा क्रिया हो रही जो, वही है ना। तो इसलिए कह रहा है कि सेम वैसे ही थोड़ा सा खाली थोड़ा चेंज है। इसमें भी पूछा क्या है? सरल अकार्बनिक पदार्थों से, और इसमें भी पूछा क्या? सरल अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके इन्हें क्लोरोफिल तथा सूर्य की उपस्थिति में ही कार्बनिक भोज्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो आगे जाने कैसे कि जैसे उदाहरण क्या है कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जल, खनिज आदि, ये सभी क्या है कि इन्हीं को सरल जो होते हैं इन्हीं को क्या कर देता है? जटिल कार्बनिक पदार्थों में। फिर नोट में क्या जाने कि कहता है कि इनमें या इसमें ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन एक उपोत्पाद या बैक, क्या कहता है? बाई प्रोडक्ट के रूप में मुक्त होती है। बाई प्रोडक्ट मतलब खराब जैसे होता है कि हम लोग कुछ भी क्या करते हैं, कुछ खाते हैं तो उसमें कोई भी यदि भोजन करते हैं तो उसमें क्या होता है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं या कुछ ऐसा होता है कि उसको निकाल के बाहर रख दिया जाता है। जैसे क्या कि खाना खाएंगे तो उसमें आलू का छिलका यदि तो छिलका बाहर कर देते हैं, है ना। तो उसी तरीके से है। फिर आगे जाने हम लोग कि ये जो क्रिया है जिसको क्या कहना है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया, जिसको कहते हैं क्या? बायोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसके बात लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बायोकेमिकल रिएक्शन को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। और इसी के बारे में जाने क्या कहता है कि सजीवों में होने वाली विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को ही जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब सजीवों मतलब जिनमें भी जीव होगा वही सजीव कहलाएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि बायोलॉजी, है ना। तो सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी, है ना। तो उसी तरीके से है कि बायोकेमिकल रिएक्शन को ही क्या कहेंगे कि सजीवों में होने वाली विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को ही क्या कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो आई होप आप लोगों को ये सब थोड़ा सा बहुत समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आगे चलो बढ़ते हैं। तो अभी ये जो क्रिया है हम लोग इसको सही से नहीं समझ पा रहे हैं। ये प्रकाश संश्लेषण अभी ये क्या है? किताबी ज्ञान है। लेकिन हम थोड़ी देर में आपको समझाने वाले हैं कि कैसे ये होता है। ठीक है, पेड़ों में कैसे ये पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे पूरा लिखने के बाद। तो सभी लोग जल्दी से पूरा लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग लिखते हैं या आगे पूरा समझाते हैं पेड़ बना करके, है ना। तो चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। पहले तो एक हम लोग पहले पेड़ बना लेते हैं। है ना। तो ये हो गया हमारा पेड़, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कैसे। ठीक है, कि जो पेड़ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसी के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब शुरू होती है पेड़ में,
तो इसमें हम लोगों को पहले जानना चाहिए कि पेड़ों के भाग कितने होते हैं, कितने भाग होते हैं, है ना। तो चलो जाने कि पहला भाग जो होता है वह इनमें से निकली हुई जड़ें होती हैं। पेड़ों का पहला भाग क्या होता है, जड़ें, ठीक है। जो जड़ें निकली होती हैं पेड़ों से उन्हीं को कहते हैं पेड़ का सबसे पहला भाग। तो पहला भाग क्या हो जाता है, जड़, ठीक। दूसरा भाग जो होता है वो होता है तना। तीसरा भाग होता है टहनी, टहनी और पत्ती, ठीक है। और चौथा भाग जो होता है वो होता है फूल और फल, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जान लिया कि इनमें से जो ये चारों भाग हैं कौन कौन, सबसे पहला जड़, तना, टहनी और पत्ती, फूल और फल, ठीक है। तो ये जो चार है भाग, इन्हीं चारों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। बट कैसे, तो सबसे पहले पेड़ क्या करता है, जड़ों द्वारा, ठीक है, जड़ों द्वारा जल तथा खनिज, ठीक है, जल तथा खनिज पदार्थों को ग्रहण करता है, ठीक है। दूसरा कि तने द्वारा वायु से, तने द्वारा वायु से क्या लेता है, तो नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को, तो ये खुद ही क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। ऑक्सीजन को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा खुद ही, ठीक है। तो हम लोग क्या जाना है अभी कि ये वायु द्वारा किसको किसको ले रहा है, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को। अब ये जो टहनियां और पत्तियां हैं इनका कार्य क्या है, इनसे क्या लेता है, तो इनसे अभी ये कुछ नहीं लेगा, ठीक है। बस खाली क्या है कि अभी हम लोग जाने कि पत्तियों द्वारा क्या करेगा, ठीक है। तो पत्तियों द्वारा क्या करता है, पत्तियों के द्वारा, पत्तियों में उपस्थित होता है क्या, क्लोरोफिल, क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल। थोड़ा सा रुको वो, गर्मी बहुत है, तो इसलिए क्या करते हैं कि अब इसमें एक परिभाषा बना लेते हैं थोड़ी छोटी सी, कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करते हैं, तो जड़ द्वारा जल तथा खनिज पदार्थ लेकर तथा तने से वायु द्वारा नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, और पत्तियों द्वारा क्लोरोफिल को लेकर के, ठीक है। जैसे अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या जाना था कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में, है ना, पौधे अपना स्वयं द्वारा बनाते हैं, क्रिया करते हैं। तो वही कह रहा है कि इनके द्वारा ले करके, और किसकी, सूर्य के प्रकाश, है ना, सूर्य के प्रकाश, ये हो गया हमारा सूर्य, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा, जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो क्या होता है कि इनमें काहे की क्रिया शुरू हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि पत्तियां अपना खाना बनाना शुरू करती है। लेकिन एक चीज और इसमें कॉमन क्या है कि जब ये खाना बनाने की क्रिया शुरू करते हैं तो ये जो जड़ से जल तथा खनिज पदार्थ हैं, इनको पत्तियों तक पहुंचाता कौन है ना, ये भी तो बात है कि इनको पहुंचाता होगा कोई ना कोई ना। तो उस तरीके से क्या है कि यहां से यहां तक पहुंचाने का कार्य होता है क्या, पहुंचाने का कार्य किसका होता है, तो बताना है हमको जाइलम का, किसका होता है, जाइलम का। ठीक है। और दूसरा कि यही जब भोजन ये पत्तियां बना लेंगी, ठीक है, जब पूरा भोजन बना लेंगी तो यहां से पत्तियों से लेकर के जड़ों तक पहुंचाने का कार्य किसका होगा, ठीक है। मतलब इसका कार्य क्या हो गया कि लेकर जाना, ठीक है, और इसका कार्य क्या है, लेकर आना, ठीक है। तो लेकर आने का कार्य किसका है, तो बताना है फ्लोएम का, इसका है फ्लोएम का। तो जो जड़ तथा वो जल तथा खनिज पदार्थों को पत्तियों तो पहुंचाने का कार्य किसका होता है, तो बताना है जाइलम का। और दूसरा कि पत्तियां जब भोजन बना लेती हैं तो उसको लेकर के आने का कार्य किसका होता है, जड़ तक, तो फ्लोएम का, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम ही है जो क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजनों का स्थानांतरण करते रहते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग जान लें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। ठीक, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो और आगे जाने थोड़ा सा और, तो अभी एक चीज और इसमें जाने कि जब हम लोग इसमें से सूर्य का प्रकाश जो होता है इसमें भी क्या होते हैं, रंग निकलते हैं, है ना। जैसे क्या होता है कि लगभग 13 प्रकार के रंग निकलते हैं, जिनमें से पत्तियां जो होती हैं सिर्फ किसको लेती हैं, पीला तथा नीला वाला रंग। ठीक है, पीला तथा नीला वाला किरण लेती है। तो इस तरीके से जाकर के ये पूरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, और गर्मी बहुत ज्यादा है बबुआ, है ना। तो कोई भी अब से आप लोगों को पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, तो आपसे आप लोगों को क्या बताना है कि सबसे पहले कि जड़ द्वारा जल तथा खनिज पदार्थ लेकर, तने द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन लेकर, तथा पत्तियों द्वारा पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और यही कहलाते हैं क्या, स्वपोषी। इसीलिए की वजह से ये क्या कहलाते हैं, स्वपोषी पौधे। ठीक है, यह स्वपोषण की क्रिया इन्हीं में होती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से बना लीजिए जिसको भी बनाना हो, नहीं तो आगे सब कुछ खुद पीडीएफ में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि जैव क्रियाएं क्या होती है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या जाना कि क्रियाएं, जैसे अभी क्या जाने थे कि जैव रासायनिक अभिक्रिया, है ना, कि बायोकेमिकल। तो उसी तरीके से जाने कि जैव क्रियाएं। तो जैव क्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है, जो कि अभी हमने बताया, है ना, कि एक कैटाबोलिक और एक एनाबोलिक। अब जब दोनों को मिला देंगे तो वही कहलाएगा क्या, मेटाबॉलिक। ठीक है, तो चलो जाने थोड़ा सा। तो कहता है कि जैव क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अपचयी क्रिया या अपचयी क्रियाएं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन। उसी तरीके से दूसरी होती है उपचयी क्रियाएं, जिनको क्या कहते हैं, एनाबोलिक रिएक्शन। तो अपचयी क्रियाएं क्या होती हैं कि सभी जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही अपचयी क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि जटिल कार्बनिक अणुओं को, जटिल क्या होंगे कि जैसे हम लोग क्या कह रहा है उदाहरण में कि श्वसन करना, पाचन करना, है ना। तो पाचन में जैसे क्या कह रहा है कि पाचन जैसे भोजन करते हैं तो पहले क्या होते हैं जटिल, जब खाते हैं तो दांतों से पूछ के थोड़ा सा धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो सरल होता चला जाता है। तो वही कह रहा है कि जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में बदलना ही कहलाता है क्या, अपचयी क्रिया। और दूसरा क्या कह रहा है कि वह क्रियाएं, क्या कह रहा है कि वह क्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण, यानी सोख लिया जाता। ठीक है, उन्हें ही क्या कहते हैं, उपचयी क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण में इसमें क्या कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण, जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा कि उसमें क्या हो रहा है कि सबका हवा द्वारा किसका, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, है ना, इन सब का अवशोषण किया जा रहा है। जड़ द्वारा जल बल का। उसी तरीके से कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण जैसे होता है तो वो क्या कहलाएगा, उपचयी क्रिया, जो कि इसमें हमने बताया था ना कि यह एक क्या है, उपचयी क्रिया है। फिर कह रहा है कि जीवों में वसा का क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है, और पाचन करके के अवशोषण हो जाता है। जैसे कि वसा का पाचन क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। वसा का पाचन क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। तो उसी तरीके से आगे कह रहा है क्या कि प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्लों का अवशोषण किया जाता है। देखो प्रोटीन जो होता है वह 3 अवस्थाओं में टूटता है। एक होती है कौन, प्रोटीन से पेप्टोन, क्या होता है, पेप्टोन, पेप्टाइड, और एक होता है एमिनो अम्ल। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाओं में ये टूटता है, तब जाकर के जब ये इस अवस्था में टूटता है तब जाकर के हमारे शरीर में लगता है। तो वही कह रहा है कि प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्लों का अवशोषण। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, और पसंद आए तो यार लाइक करो, कमेंट करो, है ना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसको पूरा अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, तो आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए लाइक कमेंट शेयर।